हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पर ट्यूशन क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स। ठीक है, मेटल के जो डिफेक्ट्स है उसका हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें आपको याद ही होगा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, या स्पेसिफिकली मैंने पहले भी कहा कि आपको ट्री डायग्राम्स में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट डिफेक्ट्स का पार्ट ओवर होने के बाद। तो डिफेक्ट्स जो है 3 तरीके के थे हमारे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स। अब उसमें हमारा डिफरेंशिएशन जाएगा पॉइंट डिफेक्ट्स का। प्लेन डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स में हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए थे, है ना, याद होगा। तो पॉइंट डिफेक्ट्स में हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। इस तरीके के 3 पार्ट्स थे। और स्टोइचोमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइचोमेट्री, इस तरीके से याद रखें कि स्टोइचोमेट्री, नॉन स्टोइचोमेट्री और इम्प्योरिटी। तो स्टोइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट्स हमने पढ़ा था, उसमें हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉट्जी एंड फ्रिंकल। बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब तो सेकंड पार्ट था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि सम अलॉयज जो बनते हैं या कुछ मेटल्स, मैंने पहले भी कहा कि डिफेक्ट्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरीके के होते हैं। कुछ डिफेक्ट्स जो होते हैं मेटल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं, पर कुछ डिफेक्ट्स जानबूझ के हमें मेटल्स में डालने पड़ते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा आपको, तो उससे आपके मेटल्स में जो है मजबूती, अगर बहुत मजबूत मेटल है तो उसकी थोड़ी मजबूती कम हो जाएगी, और बहुत वीक मेटल है तो उससे हमारी मेटल्स की मजबूती जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, जैसे आपने अलॉयज पढ़ा होगा, अलॉय का मतलब होता है 2 मेटल्स का कॉम्बिनेशन। जैसे आपके सिक्के जो बनते हैं, कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स बनते हैं, बहुत सारे ब्रास है, ब्रास के बाद बात स्टेनलेस स्टील है, ऐसे बहुत से मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। और डेली लाइफ में यूज़ करते समय अगर हम ओरिजिनली आयरन के ही बर्तन देखें तो आपको दिखते हैं कि काफ़ी काले दिखते हैं। आयरन के, सिर्फ आयरन के बर्तन या आयरन की कढ़ाइयाँ देखिए, अब वो बहुत काली होती है। उसमें हमने खाना बनाया तो हम ज़्यादा देर तक उसमें स्टोर नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बी क्रिएट अ पॉइजन। ठीक है, पॉइजनस इफेक्ट्स दिखा सकता है अगर मेटल्स, स्पेसिफिकली खट्टी चीज़ें अगर हम आयरन के बर्तन में बना रहे तो उससे काफ़ी पॉइजनस इफेक्ट्स कॉज हो सकता है अगर उसको स्टोर कर रहे तो इसलिए हमने स्टील बनाया। तो आयरन का ही कंटेंट है, आयरन में ही हमने कुछ कार्बन एटम्स डाले, और कार्बन की वजह से क्या होता है कि आयरन के कुछ कार्बन एटम्स, जैसे आगे तो पढ़ेंगे हम कि आयरन के एटम्स है उसमें मैंने कुछ कार्बन के एटम्स डाल दिए। ठीक है, तो कुछ ये बीच में जो मैं डाल रही हूँ ये कार्बन के एटम्स है। कार्बन के एटम्स डालने की वजह से जो आयरन के कालापन है या जो इम्प्योरिटीज़ है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो बनता है वो बन जाता है स्टील। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज जैसे है, इम्प्योरिटी मतलब गंदगी बोल सकते हैं, पर इम्प्योरिटी यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके की इम्प्योरिटीज है। तो ये इम्प्योरिटी डालने की वजह से आपका जो मेटल है वो एक तो मजबूत बन चुका है, या उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो वो आगे आप देखते हैं। सो द डिफेक्ट इज कॉज विद रेगुलर कटायन। ठीक है, जनरली हम देखें तो रेगुलर कटायन, एक कटायन अगर रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, एक कटायन रिप्लेस हो रहा है, बस हम डिफरेंट कटायंस इन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो एक कटायन अगर रिप्लेस हो रहा है दूसरे कटायन से क्रिस्टल में, सो डिफरेंट कटायन में ऑक्यूपाइड लैटिक पॉइंट्स और इंटरस्टिशियल साइड। तो ये जो है एक तो पॉइंट ले सकता है या बीच में कहीं एब्जॉर्ब हो सकता है। इम्प्योरिटी का मतलब होता है एक कटायन दूसरे कटायन से रिप्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये लैटिक पॉइंट में, इंटरस्टिशियल साइड्स में। तो ये आपको 2 तरीके का मिलेगा, एक तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, एक तो वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी में 2 पार्ट जाते हैं हमारे, सॉलिड सॉल्यूशंस मतलब अलॉयज, और वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटीज में। ठीक है, तो पहला देखिए कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज में क्या हो रहा है कि इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम्स आर फाउंड इन द लैटिक साइड्स। लैटिक्स मतलब एग्जैक्टली लैटिक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लैटिक साइड्स मतलब यहाँ पे, ठीक है, इंटरस्टिशियल का मतलब होगा बीच में। अब लैटिक्स मतलब ये पूरा लैटिक पॉइंट है, लैटिक स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेन जो है कॉपर है। ठीक है, कॉपर के एटम्स है, कुछ कॉपर के एटम्स को हमने जिंक से रिप्लेस कर दिया, तो कॉपर एंड जिंक दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, और ये एक नया एलिमेंट बन गया ब्रास। आपको पता ही है ब्रास जो होता है काफ़ी काम में जाता है। ठीक है, काफ़ी काम का एलिमेंट है, काफ़ी काम का मेटल है ये। तो इन दिस डिफेक्ट में फॉरेन एटम जो रहेगा वो लैटिक साइड लेगा, मोस्ट एटम्स है। जैसे एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, तो 2 मेटल्स का अगर कॉम्बिनेशन तो उसको अलॉय कहा जाता है ना। तो 2 मेटल्स का अगर सॉलिड इन सॉलिड हमने पढ़ा होगा, सॉलिड इन सॉलिड मैटर में अगर देखा तो सॉलिड इन सॉलिड का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको अलॉय कहा जाता है। तो एक सॉल्वेंट भी सॉल्वेंट भी इसमें मेटल है और सॉल्यूशन भी मेटल है, तो दोनों अगर मेटल्स है तो उसको अलॉय कहा जाता है। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पे आपको कॉपर और जिंक 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। ब्रास में क्या आ रहा है, होस्ट कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर आ रहा है मतलब होस्ट है, एंड एटम्स आर प्लेस बाय इम्प्योरिटी ऑफ जिंक एटम्स। तो जिंक की जो इम्प्योरिटी है वो कॉपर ने रिप्लेस कर दी। सो रेशियो जो रहेगा वो 3:1, तो 3% आपका कॉपर रहेगा और 1% आपका जिंक रहेगा, दिख ही रहा है। ठीक है, जिंक के एटम जो है 4 ही है, कॉपर के एटम्स उससे डबल है, तो 3:1 का रेशियो रहेगा। बहुत ज़्यादा जिंक नहीं डालना है आपको, कॉपर से 1% में डालना है। ठीक है, तो 1/4 जो रहेगा वो जिंक रहेगा और बाकी जो है 3/4 कॉपर रहेगा। इस तरीके से आपका बनता है ब्रास। ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अलॉय, जो है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा कि ये फॉरेन एटम स्पेसिफिकली लैटिक साइड ले रहा है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड नहीं, ये लैटिक साइड्स ले रहा है।
नेक्स्ट है हमारा वैकेंसी थ्रू एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। अब एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, तो आयंस में जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2, SR पता होगा आपको, स्ट्रॉन्शियम नाम का एलिमेंट है। तो स्ट्रॉन्शियम जो है इम्प्योरिटी एडेड इन NaCl। स्ट्रॉन्शियम की इम्प्योरिटी हम स्पेसिफिकली ये NaCl का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने स्ट्रॉन्शियम ऐड कर दिया, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स क्रिस्टलाइजेशन, जब हम नमक के जो ठंडा किया जाता है, नमक के जो पत्थर को जब ठंडा किया जाता है तो उसमें हमने स्ट्रॉन्शियम ऐड कर दिया। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उस वजह से ये न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन करेगा। एंड एवरी Sr2+ आयंस रिमूव 2 Na+ आयन। अब हमें पता है कि Sr के ऊपर होता है 2+ चार्ज, स्ट्रॉन्शियम जो है 2+ चार्ज दिखाता है और सोडियम जो है वो Na+ चार्ज दिखाता है। तो अगर हमें स्ट्रॉन्शियम 2+ अगर डालना है तो हमें 2 Na रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक Na और एक Na, क्योंकि 2+ चार्जेस है तो 2+ चार्जेस इस तरीके से होगा, इसलिए हमें 2 सोडियम यहाँ से रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ का तो एक रिप्लेस हुआ, यहाँ का भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वैकेंसी क्रिएट और यहाँ का एक सोडियम स्ट्रॉन्शियम ने रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी के 2 पार्ट, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स और वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी जाएगा। आई होप सो ये आपको समझ रहा है। ये थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा कि लेंथी पोर्शन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, डिविजन्स बहुत है इसमें, उस वजह से थोड़ा टाइम लेगा ये समझने में, ठीक है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसका कोई PDF नहीं है तो आप प्लीज़ हैंडमेड नोट्स बनाइए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ हैंडमेड नोट्स खुद बनाने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि PDF आप पढ़ोगे सिर्फ, पर अगर हैंडमेड नोट्स बना रहे हो तो आप खुद लिखने की कोशिश करोगे, डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, रिएक्शंस बनाओगे, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ PDF से अच्छा आप खुद हैंडमेड नोट्स बनाइए, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट जाएगा तो ये है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। जैसे मैंने कहा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, उसके बाद हमारा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी इफेक्ट जाता है। तो इंटरस्टिशियल मतलब क्या होगा, तो इंटरस्टिशियल का मतलब ही होगा आपका स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी मतलब बीच में, जैसे मैंने कहा ना कि सब्स्टिट्यूशन लैटिक साइड्स में नहीं, ये आपके बीच में जाएगा, तो बीच में इम्प्योरिटीज है, ठीक है। जैसे मैंने स्टील का एग्जांपल बताया था कि स्टील के एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये बीच में कहीं इम्प्योरिटी हो रहा है। सो इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ लैटिक स्ट्रक्चर। तो इंटरस्टिशियल मतलब ये बीच का स्ट्रक्चर लेगा, नाम से ही आपको इसमें समझना पड़ेगा, नाम में ही इसके काम छुपा है तो नाम से ही आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको लर्न करने में प्रॉब्लम जा सकता है क्योंकि काफ़ी सेम है, बट आप ट्राई कीजिए, आपको समझ जाएगा। एग्जाम्पल स्टील का है, जैसे मैंने कहा आयरन, ठीक है। स्टील में आयरन स्पेसिफिकली आयरन एटम्स है और आयरन एटम्स का जो कालापन होता है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आयरन के बर्तन बहुत गंदे दिखने में बहुत अजीब होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत काले काले हो जाते हैं। अगर आप उसको नॉर्मली घिसो नहीं या नॉर्मली ऐसे ही रखो, पड़ा पड़ा रहेगा तो और काला काला होते जाता है। उस वजह से हमें जो हमारे कार्बन के हिसाब से हमें जो चमकाहट चाहिए, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में जो चमक होती है वो चमक चाहिए, तो उसमें हम कार्बन डालेंगे। और आपको पता है कार्बन जो होता है एब्जॉर्बेंट करता है, कालापन एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वजह से कार्बन जैसे डाल दिया हमने इंटरस्टिशियल पोजीशन पे तो आयरन का जो कालापन है वो कार्बन ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस वजह से आपका स्टील जो है वो प्रॉपर्ली चमकदार बर्तन दिखता है। तो ये हो गया इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इफेक्ट आपका ज़्यादा नहीं है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में आपको 2 ही पार्ट्स है, तो ये 2 पार्ट देता है इम्प्योरिटी, ठीक है। मैंने जैसे उसमें आपको बना के दिया है तो इम्प्योरिटी में भी मैं आपको ये बना के दे देती हूँ। इम्प्योरिटी इफेक्ट आपके 2 पार्ट में जाएगा, एक तो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। अब इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का तो पार्ट है नहीं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी आपके 2 पार्ट में जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी में आपको दिखेगा कि सॉलिड सॉल्यूशन मतलब अलॉय, याद रखिएगा, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स जैसे अलॉय और वैकेंसी, ठीक है, इसमें वैकेंसी याद रखिएगा, वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट मेटल। तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपका अलॉय जो रहेगा वो ब्रास का एग्जाम्पल जाता है और इसमें स्ट्रॉन्शियम का एग्जाम्पल जाएगा, ठीक है, तो याद रखिए। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो जाएगा, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, तो इंटरस्टिशियल जो जाएगा उसमें आपका स्टील का एग्जाम्पल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना है, लर्न करना है, ठीक है। आप इसके ट्री डायग्राम्स बना के ही लर्न कीजिए तो जल्दी याद आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। थर्ड पार्ट जैसे लास्ट पार्ट था, ठीक है, प्लेन इफेक्ट्स के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी इफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक पढ़ लिया हमने, इम्प्योरिटी भी पढ़ लिया, अब हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट्स। नॉन स्टोइचियोमेट्री मतलब यहाँ पे आपका डिफेक्ट जो रहेगा वो प्रॉपर्ली अरेंजमेंट्स में नहीं है। स्टोइचियोमेट्रिक्स का मतलब ही होता है अरेंजमेंट्स में नहीं रहेगा। सो इट अराइजेस व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अनदर काइंड और दैट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैटायंस टू एनायंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। तो नॉन स्टोइचियोमेट्री मतलब यहाँ स्पेसिफिकली जैसे हमने अभी पहले देखा था कि एक पॉजिटिव हट रहा था, एक निगेटिव हट रहा था, तो दोनों का रेशियो सेम था,
ठीक है, वहाँ पे दोनों रेशो सेम थे। अगर 12 पॉजिटिव 12 कटायंस थे और 12 एनायंस थे, उसमें से दोनों गायब हो रहे थे तो 11 कटायंस और 11 एनायंस थे हमारे पास। पर यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं रहेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक्स में। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे कितने भी एटम्स अरेंज हो सकते हैं, कितने भी एटम्स रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक्स में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, कितने भी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड ऑफ दैट ऑफ अनदर काइंड एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कटायंस। ये जो रेशियो रहेगा कटायंस और एनायंस का डिफरेंट रह सकता है। जरूरी नहीं कि एक कटायन गायब हुआ तो एक एनायन गायब होगा। यहाँ पे कितने भी, अगर 2 कटायन गायब हुए एक एनायन गायब हो सकता है, 2 एनायन गायब हुए एक कटायन गायब हो सकता है। तो यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं रहेगा। तो ये आपके 2 टाइप के दिखाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और नॉर्मली हम आगे पढ़ेंगे। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब मेटल डिफिशियंसी का मतलब होता है कमियाँ। ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में देखेंगे कि दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली सच टाइप ऑफ मेटल्स विच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कैसा मेटल है जो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे कॉपर में बोल सकती हूँ कि कॉपर 2+ दिखाता है, कॉपर 3+ दिखाता है। तो ऐसा मेटल ये प्रॉपर्टी शो करेगा जिसमें डिफिशियंसी रहेंगी या जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। सम क्रिस्टल्स में पॉजिटिव मेटल आयंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिक साइड। कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं लैटिक साइड से गायब हो जाते हैं और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस करता है प्रेजेंस ऑफ कटायन टू द मेटल। जैसे एग्जांपल्स आपको जल्दी क्लैरिफाई हो जाएगा, तो एग्जांपल्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ नहीं समझ रहा है तो मैं आपकी बुक के प्रिंट में बता देती हूँ कि बुक के प्रिंट में क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको फ्रेंकल इफेक्ट जो है, फ्रेंकल इफेक्ट जैसा ही आसपास है, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पेसिफिकली जो Ni2+ है वो Ni3+ से रिप्लेस हुआ। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ मैं, Ni2+, तो Ni2+ चाहिए और Ni3+ रिप्लेस हुआ है और साथ साथ में एक वैकेंसी भी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो वो जो Ni2+ मिसिंग कर रहा है और वैकेंसी क्रिएट हो रही है, उस वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज मिस हो रहा है। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्जेस मिस हो रहे हैं प्रेजेंस ऑफ Ni3+ आयंस के हिसाब से। और जैसे आपको दिख रहा है कि कंपोजिशन जो हो रहा है एनायो का, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट्स आ सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और एनाय का एक स्ट्रक्चर है निकल ऑक्साइड्स का। तो कंपाउंड एनायो में दिख रहा है कि 1 Ni2+ आयन मिसिंग एंड 2 Ni3+ आयंस कवर द वैकेंसी। ठीक है, तो एक एनाय गायब है, यहाँ से एक Ni2+ गायब है, पर 2 Ni3+ यहाँ पे आ चुके हैं। उस वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो है कुछ प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। डिफिशियंसी की मतलब है कमी, यहाँ पे कमी हो गई। ठीक है, एक गायब हो गया, एक मेटल हमारा गायब हो रहा है और दूसरा रहेगा हमारा मेटल एक्सेस इफेक्ट। ये जैसा हो गया डेफिशिएंसी, इसमें कमी थी। अब नेक्स्ट हमारा था मेटल एक्सेस। ठीक है, एक्सेस का मतलब होगा कि इसमें ज़्यादा आ जाएगा, एक एलिमेंट ज़्यादा आ जाएगा। जैसे देखिए, तो एक्सेस में क्या होगा कि इट शोज 2 टाइप्स। ये अगेन 2 केस दिखा सकता है। का न्यूट्रल एटम जो रहेगा, न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा न्यूट्रल मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेम रहेंगे। एक्स्ट्रा पॉजिटिव, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव ऑक्यूपाइज है इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो ये बीच की पोजीशन ले रहा है। जिंक का ही है, जिंक और ऑक्साइड का एटम है, जिंक ऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर है जिंक के स्ट्रक्चर से, पर यहाँ पे एक जिंक जो है बीच में इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ गया। अब इंटरस्टिशियल पोजीशन 2 पोजीशन 2 केसेस में दिखा सकता है। तो जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट 2 वेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट केस में जिंक एटम प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड, एक तो इंटरस्टिशियल साइड में आ सकता है, या दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn सिर्फ Zn एटम आएगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जब जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड जो है हीट करने के बाद 2+ चार्जेस भी दिखा देता है और हाफ ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। अब ये रिएक्शन पार्ट हो गया, रिएक्टिव पार्ट हो गया। तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ऑक्सीजन को, उस वजह से 2+ चार्जेस, तो एक तो 2+ चार्जेस, तो इन विच जिंक 2+ आयंस आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट इन द लैटिक। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जिंक एटम्स ने लैक्टिक को एक्सप्लेन किया इंटरस्टिशियल साइट पे और यहाँ पे जिंक 2+ ने। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक 2+ आ चुका है, तो 2+ और इसमें जिंक में डिफ्रेंसिएशन यही याद रखना है आपको कि जिंक 2+ आया और साथ साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं। The electrons also diffuse in the crystal to occupy interstitial site. तो इलेक्ट्रॉन्स और जिंक 2+ ये इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया। ये हो गया आपका आज का स्पेसिफिकली आज का टॉपिक, मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का टॉपिक। ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी में देखिए हमने कमी देखी जिसमें हमारा जो है N2O में Ni3+ आ गया था, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने 2 केसेस देखे, एक तो इंटरस्टिशियल साइट में जिंक का एटम आ गया या जिंक 2+ आ गया। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में ऐसे 1 सेंटेंस में इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का पार्ट। अब एक नया पार्ट है आपका, इसमें एफ सेंटर करके है, फिजिकल सेंटर्स। ठीक है, तो एफ सेंटर मतलब क्या होगा, देखिए बाय एनायन वैकेंसीज। तो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव की वैकेंसी देखी कि पॉजिटिव निकला है, बाहर निकला है वगैरह वगैरह, पर हम एनायन वैकेंसी देखते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज अगर हुआ तो क्या होगा। सो दिस डिफेक्ट इम्पार्ट्स द कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। तो एफ मतलब ये ट्रांजिशंस बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ कलर कब दिखाती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस होता है। ठीक है, जब ट्रांजिशंस मतलब एफ सेंटर्स इन द क्रिस्टल जो रहेगा, तो एफ सेंटर जो डायग्राम नहीं बनाई मैंने, ये अगर बीच में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बीच में है, तो इसको एफ सेंटर कहा सकते हैं।
ठीक है, दिस इज द एफ सेंटर इन अ क्रिस्टल। तो डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल, ये कलर देता है। जब NaCl को हीट करेंगे एटमॉस्फेयर में, इट्स वेपर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस। जब जैसे मैंने नमक को हीट किया तो उसके वेपर्स बाहर निकलेंगे। अब जब क्लोरीन आयन कंबाइन होगा Na के साथ, ठीक है, जब सोडियम कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ तो वो NaCl बनाता है। और Na+Cl- का, ये तो आपको जनरली पता है कि NaCl और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई वैकेंट साइट ऑफ एनायंस। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो वैकेंट साइट मतलब जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे वो अपनी जगह ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एफ सेंटर, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी जो क्रिएट कर लेते हैं उसको कहा जाता है एफ सेंटर और कलर सेंटर्स। ठीक है, तो एफ सेंटर और कलर सेंटर इसको कहा जाता है। NaCl शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, और उस वजह से NaCl जो है कभी कभार वेपराइजेशन के बाद येलोइश कलर ऐसे दिखाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा आपका एफ सेंटर्स या एनायन वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया स्पेसिफिकली डिफेक्ट्स का पार्ट। अब डिफेक्ट्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफेक्ट्स का मैं प्रॉपरली आपको थोड़ा सा सेटअप में बता देती हूँ। तो डिफेक्ट्स हमने देखे 3 तरीके के हैं। अभी इसको अच्छे से याद रखिए, अभी तक का टॉपिक अगर आपका छूट गया है तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ डिफेक्ट्स का पार्ट। तो डिफेक्ट्स आपके 3 तरीके के हैं, एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक है लाइन डिफेक्ट और एक है प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स आपको ज़्यादा नहीं है। लाइन डिफेक्ट्स मतलब जैसे मैंने कहा कि एक क्रिस्टल का एक पूरा लाइन गायब है, एक पूरा लाइन ही गायब है डिफेक्ट्स में। और प्लेन डिफेक्ट्स मतलब इसके प्लेन्स में कोई प्रॉब्लम्स है, जब भी ये क्यूब बन रहा है या कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है तो इसके प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। अब हमारा पॉइंट डिफेक्ट ही मेन पार्ट है, तो पॉइंट डिफेक्ट हमारे 3 पार्ट के हैं, याद रखिएगा। स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्री मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है जिसमें जितने कटायन उतने आनायंस रिमूव हो रहे हैं, या एक कटायन रिमूव हो रहा है तो एक आनायन भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोइचियोमेट्रिक रहेगा। इम्प्योरिटी का मतलब हम कुछ ऐड करेंगे इसमें, ये जानबूझ के की जाएगी। इम्प्योरिटी जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बहुत से जिस स्टील्स बनते हैं या ब्रास बनता है या बहुत सारे जो चीज़ें बनती हैं जो हम डेली यूज़ में लाते हैं तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इसमें जानबूझ के इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है ताकि हमारा जो भी मेटल बने वो प्योर रहे और बहुत अच्छा रहे। फिर नॉन स्टोइचियोमेट्री हमने अभी देखा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में आपका स्पेसिफिकली पार्ट नहीं है। तो नॉन स्टोइचियोमेट्री मतलब यहाँ पे कितने भी आइटम्स, कितने भी घटाएंस, कितने भी एडाइंस रिमूव हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली हम पोजिशन ही नहीं बता सकते। स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हमारे 4 पार्ट्स थे, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉट्जी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में हमने देखा था कि मेटल्स में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, मेटल्स सभी थे, ठीक है, मेटल्स सभी थे, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो एक एटम ही गायब होगा। एटम गायब होने की वजह से क्या होता है कि डिफेक्ट की वजह से ये सब्सटेंस जो है हिट जब करेंगे या इसमें मिसिंग की वजह से, लैटिक्स स्ट्रक्चर के पार्ट की वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट जो रहेगा एब्सेंस ऑफ पार्टिकल की वजह से हमारा सब्सटेंस जो रहेगा उसका वजन कम हो सकता है, इसकी डेंसिटी कम हो सकती है। तो जबकि हम इसको कोई स्ट्रक्चर बनाएं, इसको कोई भी एलिमेंट बनाएं तो उस वजह से हमें वो स्ट्रक्चर जो इतना फाइन नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए। सेल्फ इंटरस्टिशियल में, अब सेल्फ इंटरस्टिशियल भी सेम थिंग रहेगा, बस सेल्फ इंटरस्टिशियल में हमारे जितने एटम्स है उतने ही हैं। ठीक है, जितने एटम है उतने हैं, पर एक्स्ट्रा एक बीच में आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक बीच में आ जाता है, दिस इज अ सेल्फ इंटरस्टिशियल। और इंटरस्टिशियल मतलब बीच की पोजीशन लेता है, लैटिक्स में नहीं है, वो इंटरस्टिशियल पे आ रहा है। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज होता है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से इसका मास बढ़ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल कम हो गया, इसमें एक पार्टिकल कम हो गया, उस वजह से इसका वजन जो है कम हो गया था, पर इसमें एक पार्टिकल बढ़ गया, उसको इसका वजन बढ़ गया है। ठीक है, स्कॉट्जी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट भी हम बहुत अच्छे से बताया था मैंने। स्कॉट्जी डिफेक्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकली कटायन अनायन, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक कटायन गायब है तो एक अनायन भी गायब रहेगा। इसमें कटायन और अनायन दोनों चीज़ें गायब हो रही है, इसको स्कॉट्जी इफेक्ट करता है और उस वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं कटायन और अनायन गायब होने की वजह से। अब जैसे मैंने कहा कि 12 कटायंस और 12 अनायंस होने चाहिए, पर एक एक गायब होने की वजह से ये 11 और 11 ही बचते हैं। ठीक है, उस वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्कॉट्जी डिफेक्ट एज इट इज़ वैसा का वैसा, इसमें मेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रैंकल डिफेक्ट जो रहेगा ये सिर्फ स्पेसिफिकली आपका रहेगा, इस डिफेक्ट में आयनिक कंपाउंड्स में होता है और ये लैटिक्स साइट में स्पेसिफिकली कटायन ही गायब होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कटायन का दिखाएगा, तो कटायन गायब होने की वजह से आपको वैकेंसी क्रिएट होगी और उस वजह से यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट ये आयनिक कंपाउंड में दिखाता है, उस वजह से साइज जो रहेगा लार्ज डिफरेंसेस होना चाहिए, यहाँ पे आपका स्मॉल डिफरेंसेस होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे नंबर जो रहेगा मिसिंग कटायन अनायन का इक्वल होता है, ठीक है, उस वजह से न्यूट्रलिटी रहेगी, पर यहाँ पे कटायन गायब हो रहा है आयनिक कंपाउंड में, उस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आयंस मिस हो रहा है क्रिस्टल से, उस वजह से डेंसिटी जो रहेंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपका NaCl याद रखिएगा स्कॉट्जी का, यहाँ का एग्जाम्पल आपका स्पेसिफिकली सिल्वर क्लोराइड वगैरह याद रख सकते, जैसे NaCl और AgCl ऐसा एग्जाम्पल याद रखिए।
ठीक है। फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़ा था, इम्प्योरिटी सेकंड वाला पार्ट था। इम्प्योरिटी में मैंने सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी इफेक्ट पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी में हमारे फिर से दो पार्ट मैं बना देती हूँ जहाँ जाना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी में हमारा सॉलिड सोल्यूशन था, सॉलिड सोल्यूशन या अलॉय बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन या अलॉय बोल सकते हैं। और नॉन सब्स्टिट्यूशनल में सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी के बाद हमारा था वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट मेटल में। तो वैकेंसी में हमारे जो भी पार्ट्स जाएंगे, तो वैकेंसी में जैसे यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन ऑफ अलॉयज में आप ब्रास लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ब्रास लिखे और वैकेंसी एलिमेंट मेटल में आपका एग्जाम्पल जाएगा स्पेसिफिकली NaCl का, ठीक है, NaCl, इसमें स्ट्रोंशियम Sr2+ ने रिप्लेसमेंट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल याद रखिए। फिर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी इफेक्ट में, इंटरस्टिशियल में जैसे मैंने बताया कि स्टील जो था इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टील जो है वो आयरन से बनता है, ठीक है, आयरन के पार्टिकल्स चाहिए पर उसमें हम छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स डाल देते हैं, उस वजह से हमारा जो स्टील बनता है वो काफ़ी चमकदार बनता है। थर्ड पार्ट था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में मेटल डिफिशियंसी और मेटल एक्सेस। तो मेटल डिफिशियंसी मतलब यहाँ पे हमारी मेटल की कमी हो रही थी, एक मेटल हमने इसमें से निकाल दिया था, ठीक है, तो एक मेटल निकला, उसकी जगह दूसरा मेटल फिक्स हुआ। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नंबरिंग्स नहीं है, कितने भी निकल सकते कितने भी। तो यहाँ पे Ni2+ का एग्जाम्पल था, Ni2+ को रिप्लेस किया था Ni3+ में, ठीक है, तो Na2+ का रिप्लेसमेंट Na3+ से हुआ था। और मेटल एक्सेस इफेक्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर था, पर यहाँ पे जो है जिंक का स्ट्रक्चर था और जिंक और ऑक्सीजन के, ठीक है, जिंक और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर्स थे, पर यहाँ पे बीच में एक ZnO आ गया था, जिंक का स्ट्रक्चर आ गया था। एक तो वो जिंक एटम आया था, ठीक है, या फिर जिंक 2+ का एटम, ठीक है, तो दो तरीके के एग्जाम्पल्स थे इसमें, हमने दो केसेस में देखा था हमने ये। पहले केस में एक तो जिंक एटम प्लेस हुआ था, दूसरे केस में जिंक 2+ एटम्स आए थे। और एनायन वैकेंसी एब्सेंटर तो हमने पढ़ाई है। तो ये हो गया आपका डिफेक्ट्स का पार्ट, ये बहुत अच्छे से आप थोड़ा सा रीड कीजिए, खुद ही इसका ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और खुद ही इसके पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये टॉपिक में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो स्कॉटजी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में आपका ये सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटीज में अलॉय पार्ट, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी में स्टेनलेस स्टील, ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें स्कॉटजर फ्रेंकल का तो नॉर्मली कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, कभी स्पेसिफिकली 2-2 मार्क्स के लिए एक स्पेशल पूछ सकते हैं, तो इस तरीके की क्वेश्चनिंग रहती है इसकी, या कभी कभार आपका MCQ में या 1 सेंटेंस में भी ये आ सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, टॉपिक मत छोड़िए। अब हमारा बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट टॉपिक में बस लास्ट ही पार्ट बचा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरीके से होती है। तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये आपका थोड़ा फिजिक्स का पार्ट भी है, तो जिनका फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनको अच्छे से समझ जाएगा, और मैं भी समझा के दूंगी ही, तो वो तो बहुत अच्छे से समझने ही वाला है आपको, ठीक है। तो आई होप सो कि मेरा आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है। आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने बहुत डीपली नहीं पढ़ाया, आप थोड़ा सा रफली इसको पढ़िए, ठीक है, रफली ही पढ़िए और रफली ही थोड़ा सा यूज़ में लीजिए। तो जैसे जैसे आप, क्योंकि कन्फ्यूजिंग बहुत है ये, जब तक मैं जितना पढ़ाऊँगी उतना और कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप इसको खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आपके बुक के ही है पार्ट, तो बुक में आप जो है अवेलेबल बुक्स में जो प्रिंट लीजिए, या फिर बुक्स अगर अवेलेबल होगी आपके पास तो बुक्स में थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।